हो सकता है कि आप में से अक्सर कइयों के साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, किसी शख्स के, किसी व्यवहार से, किसी आदत से बहुत ज़्यादा खफा हो, लेकिन आखिर में कहीं न कहीं वो ही आपके काम आ जाए। फिर उसके बाद आपका उसको देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाए। कुछ ऐसा ही होता है अमर सिंह और प्रताप सिंह के साथ। अमर सिंह और प्रताप सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, इनके पास ऑल इंडिया परमिट है ट्रक का। ट्रक ड्राइविंग दोनों ड्राइवर हैं। अब ये आमतौर पे जो भी आप किस्से सुनते होंगे ट्रक ड्राइविंग वाले, जहाँ पर कुछ ऐसे हादसा होते हैं इनके साथ, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं और दूसरे क्लीनर होते हैं। लेकिन अमर सिंह और प्रताप सिंह दोनों दोस्त हैं काफ़ी। दोनों ने आधे आधे पैसे डालकर ट्रक लिया हुआ था, तो इसलिए दोनों की भागीदारी थी। अब दोनों का काम एक जैसा, दोनों ड्राइवर भी हैं, एक दूसरे का पूरा साथ निभाते हैं, एक दूसरे से दोनों काफ़ी खुश, क्योंकि किसी तरीके की जैसे होती है ना कि पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं भी आती है, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन एक समस्या जो थी इन सब के बावजूद प्रताप को अमर सिंह से, वो शायद काफ़ी समय से उसको झेल रहे थे। कभी कभी वो सोचते कि ये पागल तो नहीं है, लेकिन फिर अपने मन को समझा लेते कि भाई ये दिन में तो सब ठीक रहता है, सिर्फ रात के समय में ही ये ऐसे क्यों करता है। खैर, समय बीतता जा रहा था। उस समस्या की वजह से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी प्रताप को अमर से, इसलिए जैसे तैसे करके काटे जा रहे थे। लेकिन कई लम्हे ऐसे होते हैं जहां पर हम किसी चीज़ को टॉलरेट करने की हालत में होते नहीं हैं, और फिर हम ज़्यादा गुस्सा शो करते हैं और दूसरे को बुरा भी लग जाता है। प्रताप को हमेशा यही लगता था कि शायद ये दिन कभी न कभी अमर सिंह के साथ आएगा। उस दिन क्या होगा, क्या हमारी दोस्ती टूटेगी, क्या हमारी भागीदारी टूटेगी। लेकिन आखिर वो सनक थी क्या वो सच में कोई सनक या पागलपन था भी, या फिर सच में कुछ खौफनाक था जो अमर सिंह के साथ होता था, लेकिन प्रताप उसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे। अब ये सब कुछ क्या था, और उसके बाद क्या कुछ ऐसा किस्सा होता है जिसके बाद प्रताप की अमर को लेकर सोच ताउम्र के लिए बदल जाती है। ये तो आपको किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल में नए हैं तो। और साथ के साथ ही जब स्टोरी आपको पसंद आएगी पूरी सुनने के बाद, तो अपने कमेंट्स के जरिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ के साथ हाइप करना मत भूलिएगा। जो कि आप कमेंट सेक्शन को राइट स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको हाइप का बटन नजर आएगा, जल्दी से जाके आप वहाँ पे हाइप कर दीजिए। जैसा मैंने कहा कि अमर और प्रताप दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ के साथ ही भागीदार भी हैं। एक ट्रक उन्होंने लिया हुआ है और ऑल इंडिया परमिट है। अब गाहे बगाहे इनकी लंबी दूरी का सफर भी चलता रहता है। जब एक थक जाता है ड्राइव करके, दूसरा चलाने लग पड़ता है, और इसी तरीके से दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन उस समस्या पर आते हैं जो अमर सिंह को थी बकौल प्रताप, क्योंकि अमर सिंह उस चीज को समस्या मानता ही नहीं था। वो क्या था, अब जैसा मैंने कहा कि ट्रक कितने जाने हैं, यानी कि ट्रक के भागीदार 2 जाने हैं। अब ज़्यादातर समय यानी कि अगर कोई लिफ्ट ना ले या फिर किसी को सहायता की ज़रूरत ना पड़ी, तो ट्रक में कितने जाने होंगे, 2 जाने। लेकिन बकौल अमर सिंह ट्रक में 2 जाने नहीं होते थे, ट्रक में 3 जाने होते थे। तीसरा कौन था, अमर सिंह के पिता। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अमर सिंह के पिताजी कहाँ पे आ गए। अमर सिंह के पिताजी का होना, या कह सकते हैं कि अमर सिंह का ऐसा कहना या ऐसा दावा करना कि उनके पिताजी भी इस ट्रक में होते हैं, ये बात प्रताप सिंह को अंदर तक हिला देती थी। वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से पर काबू करते थे, और यही वो बात थी जिसको लेकर वो कभी कभी सोचते थे कि अगर मैं फट पड़ा, अगर गुस्से में कुछ ज़्यादा बुरा भला कह दिया, तो शायद उसके बाद सब खत्म हो जाए। क्योंकि अमर सिंह के पिता आज से कई बरस पहले इस दुनिया से चल बसे थे। तो फिर बकौल प्रताप अमर सिंह ये महसूस करते थे कि उनके पिता की आत्मा हमेशा उनके साथ रहती है। दिन के समय में वो ट्रक ड्राइविंग कर रहे हों या आसपास की बातें कर रहे हों, तब वो कभी जिक्र नहीं करते थे अपने पिता के प्रेजेंस का। लेकिन जब रात होती थी तो उस समय हमेशा बात करते रहते थे कि पिताजी पीछे बैठे हुए हैं,
अब कोई चीज़ गिरती है, हालांकि बिना ब्रेक लगा, यानी कि ट्रक स्मूथली भी बिल्कुल चलता जा रहा है, अगर कोई चीज़ गिर पड़ी है तो अमर, अरे पिताजी ध्यान रखिए कीजिए ना, ऐसे मत गिरो, नुकसान हो जाता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर जो प्रताप है वो अमर सिंह का कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे और कभी कभी उनको इस बात पर गुस्सा भी आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रताप को ये लगता था कि अमर सिंह अपने पिता की इस प्रेत या इस आत्मा के बहाने वो अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। कोई नुकसान हो जाता है तो कहते हैं पिताजी की गलती से हो गया, इस तरीके का। लेकिन मैंने एक बात कही, स्पेशली रात के समय में अक्सर बात क्यों क्या करता था प्रताप, क्योंकि प्रताप का मानना था कि रात के समय में जब ट्रक अकेला चल रहा होता था, आसपास कोई भी नहीं होता था, और कई बार किसी ऐसे रास्तों से जाना पड़ता था जहां पर सुनसान और खौफनाक मंजर होते थे। हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजों से भी इनका सामना होता हो। उस चीज के बारे में ना जाने कैसे अमर सिंह पहले से ही बता देते थे। अब बकौल प्रताप की अमर सिंह तो कहता है कि भाई मेरे पिताजी सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर प्रताप इन बातों को विश्वास करने के लिए राजी नहीं होते थे। कभी कभी तो प्रताप को ये लगता था कि अरे ये पागल है, सच में मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर अमर सिंह खुद माने तो तब ना, अगर वो खुद ही नहीं मान रहा तो फिर कैसे। इन चीजों को लेकर समय चलता जा रहा था और जैसे तैसे करके प्रताप झेल रहे थे। लेकिन फिर आती है वो खौफनाक रात, जिसके बाद प्रताप का अमर सिंह की बातों को लेकर या उसको लेकर नजरिया ही ताउम्र के लिए बदल गया। अब वो मध्य प्रदेश के किसी बड़े ही वीरान से इलाके से, या जिसे हम बीहड़ का इलाका कहते हैं, वहां से गुजर रहे थे। सड़क बड़ी छोटी, जहां पर बामुश्किल से एक ट्रक ही चल पाए, वहां से ये जा रहे थे। आसपास कुछ नहीं था, यानी कि बिल्कुल आसपास जो जंगल थे, इसके अलावा कोई इमारत, कोई गांव, कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब ये ट्रक चलता जा रहा था और अचानक से अमर सिंह कहते हैं, हाँ ठीक है पिताजी, बिल्कुल। क्या कह रहे हो आप, सच में? नहीं ठीक है, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। मैं प्रताप, मेरी बात सुन, पिताजी कह रहे हैं ट्रक बिल्कुल नहीं रोकना, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज कहीं ना कहीं प्रताप सिंह का मूड उस हालत में वो नहीं थे कि भाई वो किसी की बकवास सुन सके, वो कोल उनके। तो वो गुस्से से कहते हैं, यार कह दे अपने प्यो नू, मतलब पंजाबी में कहते हैं कह दे अपने प्यो नू कि जिथे दिल करेगा रोकांगा, मतलब अपने पिताजी से कह दो कि जहां पर दिल करेगा रोकूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रताप अभी ये बात पूरी करते ही हैं तो फिर से अमर कहते हैं कि नहीं, पिताजी कह रहे हैं कि मेरी बातों को मजाक में मत लो, आज कुछ भी हो जाए ट्रक रोकना नहीं है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। खैर ट्रक चलता जा रहा था और शायद जिस बात की ओर अमर सिंह के पिताजी इशारा कर रहे थे वो बातें अब नजर आनी भी शुरू हो गई थी। सड़क पर जो बिल्कुल वीरान थी, रात का समय था, जैसे मैंने कहा कि गांव भी कोई नजर नहीं आ रहा था आसपास, सिर्फ और सिर्फ घनघोर अंधेरे में उनका ट्रक ही चलता जा रहा था। इनको अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ लोग दिखाई देने शुरू हो दिए, और सबसे खास बात, या कह सकते हैं कि सबसे कॉमन बात इनमें यह थी कि सबने सफेद कलर के कपड़े डाले हुए थे, जैसे कोई कफन ओढ़ा हो। जैसे ही अमर उनको देखता है, कहता मैंने कहा था ना, पिताजी कह रहे हैं ये सभी के सभी प्रेत हैं, गलती से भी ट्रक मत रोक देना, जैसा मर्जी ये इशारा करें लिफ्ट लेने का, जैसा मर्जी। प्रताप को गुस्सा आता है, कहता है यार मैं देख लूंगा, मुझे भी पता है बीहड़ का इलाका है, जरूर थोड़ा ये प्रेतों की बकवास किया जा रहा है, अरे कोई चोर लुटेरे हो सकते हैं, मुझे भी पता है, नहीं रोकना। लेकिन जो इंटेंसिटी पहले किसी एक प्रेत की नजर आ रही थी, फिर कुछ समय बाद दो प्रेत नजर आते, फिर कुछ समय बाद एक प्रेत ऐसे ही नजर आता, अब वो इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे ही अमर सिंह बार बार चिल्लाता था कि पिताजी बोल रहे हैं मत रोकना, खतरा है। ना जाने आज अमर सिंह का पागलपन कुछ अलग ही चरम सीमा पर था, जैसे उसके पिता का प्रेत बार बार इस चीज को लेकर कह रहा हो कि गलती से भी रोक मत देना। और ये बात प्रताप सिंह को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी, और शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो जरूर होता। जो चीज नजर नहीं आ रही उससे कोई बातें करके इनको बार बार टोक रहा है, तो इस तरीके की इरिटेशन होना लाजमी है। अब ये
ट्रक बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अब इनको दूर से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद प्रताप सिंह खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जो उनको शख्सियतें, यानी जो भी उनको इंसान थे, प्रेत थे, तब तक तो उनको कुछ पता नहीं था। इनको काफी दूर दूर से नजर आ रहे थे, इक्का दुक्का नजर आ रहे थे। उनको अब सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कम से कम 10-15 लोग नजर आ रहे थे जो उनकी तरफ पीठ कर कर बैठे हुए हैं। अब दूरी थी, लाइट आपको पता ही है ट्रक की बहुत तेज होती है और काफी दूरी से नजर आ रहे थे। अब ये ट्रक की स्पीड स्लो करते हैं, कुछ गाली निकालते हैं, अरे ये इस समय रात को बीच में क्या कर रहे हैं, पक्की बात है ये लुटेरे होंगे। ये ट्रक का हॉर्न मारना शुरू करते हैं ताकि हॉर्न की आवाज से वो उठकर साइड पर हो जाएं, और कुछ इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैं ट्रक रोकने वाला नहीं हूँ। थोड़ी सी स्पीड जरूर कम करते हैं लेकिन रोकते नहीं हैं और हॉर्न दिए जाते हैं। अब जब अमर सिंह ये देखता है और कहता है कि पिताजी कह रहे हैं कि गलती से भी ट्रक मत रोक देना, ये इंसान नहीं है, ये प्रेत है, ऊपर से गुजर जा। प्रताप सिंह काफी गुस्से से कहता हूं, पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा, इतने लोग बैठे हैं, सारी उम्र जेल में सड़ेंगे, फांसी हो जाएगी। लेकिन अमर कहते हैं कि फांसी इंसानों के मरने से होती है, प्रेतों के नहीं। अब तो जिसे कहते हैं ना कि वो शुरू में मैंने बात की थी कि फट पड़ने वाली बात, प्रताप अब फट पड़े बहुत गुस्से में। वो कहते हैं भाई कल से ना हिसाब अब करते हैं, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता भाई, ये कोई बात हुई। एक तरफ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे जैसे वो आते जा रहे हैं वो उठ नहीं रहे, मैं स्पीड अप स्लो करते जा रहा हूँ, और ऊपर से तू मेरी दिमाग खराब करने में लगा हुआ है। लेकिन अब फासला कम होता जा रहा था और डिसीजन लेना था प्रताप को, क्योंकि ट्रक वो चला रहे थे। हॉर्न बजाने के बावजूद भी वो उठ नहीं रहे थे और बिल्कुल वैसे बैठे थे जैसे कोई वहां पर पत्थर रखा हो, ना कोई हलचल, ना कोई सुन रहा है, ना कोई सुनकर पीछे की ओर देख रहा है कि कितनी दूरी रह गई है। अब कहीं ना कहीं डर सता रहा था प्रताप को कि अगर ये चोर लुटेरे हुए मैंने रोक दिया तो यहाँ पर तो हमें मारकर फेंक भी देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। क्या अमर की बात मान लेनी चाहिए, इन पर ट्रक चढ़ा देना चाहिए? और अगर ऐसा हो और ये हम लोग हुए तो? सोचने का समय निकल चुका था। ट्रक की स्पीड कम करने के बावजूद, हॉर्न बजाने के बावजूद वो वहां से उठते नहीं है और एक जोरदार टक्कर का एहसास होता है प्रताप को और अमर को, जैसे कोई बहुत भारी चीज से टक्कर हुई हो, किसी मेटल के मेटल से टकराने की आवाज ऐसी आई। अब कुछ दूरी तक ट्रक आगे जाता है, प्रताप पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और बस अब ये ट्रक रोक देते हैं। स्टार्ट था, बस ट्रक रोक देते हैं। अमर सिंह चिल्ला के बोलता है, पिताजी कह रहे हैं ट्रक मत रोक, और प्रताप ऊंची कह रहा है कि बकवास बंद कर, तू और तेरा बाप दोनों चुप रहो, इतना बड़ा हमसे हादसा हो गया, मैं देखूं अगर कोई बचा है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन अमर सिंह कहता है कि मत जाना बाहर, मरेगा भाई। प्रताप अमर सिंह की एक भी नहीं सुनता और वो खिड़की की तरफ हाथ करता है, लेकिन वो क्या देखता है कि खिड़की खुल ही नहीं रही। अमर उसकी तरफ देख के हंस रहा है, कहता है पिताजी कहते हैं बाहर नहीं जाने दूंगा इसको, मैं मर जाएगा नहीं तो। ये सुनने के बाद प्रताप का गुस्सा और चरम पर पहुंच जाता है और वो उसको पीछे करता है और जो नॉन ड्राइविंग सीट की खिड़की होती है उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुल पाती। बड़े गुस्से में प्रताप होता है और कहता है कि ये तेरे साथ जो भी है ना, इसको कह दरवाजा खोले, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। प्रताप अमर सिंह हंसता हंसता एकदम से चुप हो जाता है, जैसे मानो उसकी हंसी एक ही पल में काफूर। उसका कारण यह था कि वो कहता है, प्रताप्या आसपास देख। अब जैसे ही प्रताप गुस्से में आसपास देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जिस खिड़की को बड़े मजबूती से वो थाम कर खड़ा हुआ था, अचानक से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, जैसे मानो वो खिड़की को खोलने का विचार त्याग चुका हो, क्योंकि अब उसके आसपास यानी ट्रक के आसपास एक भीड़ लगी हुई थी उन्हीं लोगों की जो उन्हें सफेद कपड़ों में नजर आ रहे थे। अगर वो सच में लोग होते तो प्रताप इस बात से डरता कि कहीं एक्सीडेंट होने के बाद लोग इकट्ठा तो नहीं हो गए,
लेकिन जब वो उनके चेहरे देखता है तो हर एक का चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था, जो यकीनी तौर पर किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता था। बस जैसे ही प्रताप नजरें घुमाता है चारों ओर, उसे प्रेत ही प्रेत नजर आते हैं। अब प्रताप भी समझ चुका था कि सच में अमर के पिता हैं और उसको बचाते हैं हमेशा। ट्रक स्टार्ट था। अमर सिंह कहता है, बस भगा भाई, सोच मत। ये एक्सेलेरेटर पर पैर रखते हैं और ट्रक आगे की ओर बढ़ता है। जैसे ही ट्रक आगे की ओर बढ़ता है, मानो जैसे फिर वही दोबारा से सीन शुरू हो जाता है कि कोई मेटल से मेटल टकरा रही है और ट्रक उनको चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब अमर सिंह कहता है कि पिताजी कह रहे हैं जो मर्जी सामने नजर आए, जैसा मर्जी हो, ट्रक नहीं रुकना चाहिए। आज पहली बार प्रताप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, ठीक है। और बस ट्रक चलता जा रहा था। तब तक ये ट्रक को तेज चलाते रहे जब तक इन्हें कोई आबादी वाला एरिया, रिहाइश वाला एरिया नजर नहीं आया। जब एक शहर में पहुंचे, वहां पर इन्होंने ट्रक रोका। उसके बाद ये उतरते हैं, ट्रक को देखते हैं। ट्रक पर डेंट लगना तो बहुत दूर की बात, एक खरोंच तक नहीं थी। जो पहले लगी होगी वो तो पता ही होता है ड्राइवर्स को, लेकिन उसके बाद एक खरोंच तक नहीं थी। खून का नामो निशान तक नहीं था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि जो भी टक्कर हुई है, जिनसे भी टक्कर हुई है, वो सच में इंसान नहीं थे, वो थे प्रेत। और अगर अमर सिंह की बात को ना मानते हुए प्रताप ट्रक रोक कर उतरता तो आज उन प्रेतों का शिकार हो जाता। वो तो मन बना भी चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसके पिता यानी कि अमर के पिता के प्रेत ने, उसकी आत्मा ने उसको नीचे उतरने से रोक लिया। मैंने किस्से के शुरू में कहा था ना कि कई बार जिस चीज से आप बहुत ज्यादा खींचते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, कई बार वही चीज आपके काम आ जाती है। आज प्रताप की जिंदगी उसी चीज की वजह से बची। और कुछ ही समय पहले जो प्रताप साफ तौर पर कह चुका था अमर को कि भाई कल से अपना हिसाब करते हैं, अब बस उसके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता है और गले लगता है, कहता भाई जो कह दिया गुस्से में, उसकी भूल चूक माफ। मतलब कि वो अब ये समझ चुका था कि अब वो दो नहीं है, तीन है। एक वो, एक अमर और अमर के पिताजी, जो किसी भी समय में मुसीबत में उनकी सहायता करने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब बात चल ही रही है इग्नोरेंस की, तो अगला किस्सा भी इससे मिलता जुलता है। किस्सा है विकास और प्रवीण का। विकास और प्रवीण दोनों पक्के दोस्त हैं। इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, मतलब दोनों के शौक एक हैं, दोनों पढ़ाई में भी काफी होशियार हैं, सिवाय एक चीज को छोड़कर। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं इनको लेकर इनमें शुरू से ही मतभेद रहा है। विकास हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास रखता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रवीण इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कई बार जब भी बहस होती है तो सिर्फ इस चीज को लेकर होती है। खैर इतना बड़ा मैटर है नहीं जो रोजाना की जिंदगी में यूज में लेकर आया जाए, तो कभी कभार जब भी डिस्कशन होती है तो ऐसा ही होता है। अब एक बार ये दोनों ट्यूशन पढ़ रहे थे, अचानक से मौसम में बदलाव आता है, बारिश होनी शुरू होती है, लाइट चली जाती है और एक तरह का अंधकार छा जाता है। जो टीचर थे वो कहते हैं कि भाई अब पढ़ाने का मूड थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, बारिश का मौसम हो गया, चाय वगैरह पीता हूँ मैं, तुम अपना थोड़ा बहुत जो काम है करो और उसके बाद फिर जब बारिश रुकेगी घर चले जाना। प्रवीण, विकास और कुछ जो और लड़के थे दोस्त थे इनके, बाकी ये भी बातें वगैरह करनी शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद फिर ये जो बातें हैं घूमती घूमती पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या हॉरर स्टोरीज पर चलाती हैं। अब सभी एक एक करके अपने किस्से बता रहे थे कि भाई ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ। विकास भी अपना किस्सा बताता है। वो कहता है कि भाई जो शमशान घाट है ना हमारे उस तरफ का, अब एक बड़ा शहर हो तो काफ़ी शमशान घाट होते हैं, जो इनका इलाका था ये उस शमशान घाट की बात करता है जो कुछ बाहर की तरफ था। तो कहता है कि भाई वो हॉन्टेड, और वो मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
अब जब पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो भाई जिक्र छिड़ता है तो सभी कहते हैं बता क्या हुआ। वो कहता है भाई एक बार मैं किसी काम से गया था बाहर। अब जब घर आया तो एक चीज़ भूल गया। मम्मी ने कहा था कि दूध लेकर आना है और मैं दूध लेकर आना भूल गया और रात का समय हो चुका था। अब वो क्या होता है कि माँ जी से काफ़ी गाली पड़ती है तो फिर मैं चल पड़ता हूँ दूध लेने। लेकिन वापसी में क्या होता है कि मौसम ऐसे ही ख़राब हो जाता है, बारिश वगैरह होनी शुरू हो जाती है। तो जो शमशान का रास्ता था ना वो थोड़ा पक्का रास्ता भी था और वो तकरीबन शॉर्टकट भी था। और उससे पहले मैं कभी उस रास्ते से एज सच रात के समय में गया नहीं था, लेकिन इतना जरूर सुना था कि वो शमशान घाट में काफ़ी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। हालांकि मैंने उस समय इतना गौर नहीं किया और जो शॉर्टकट रास्ता है यानी कि वो शमशान घाट वाला रास्ता है उसी को मैंने तवज्जो दी और मैं चल पड़ा स्कूटी लेकर उसी तरफ। अब क्या होता है कि जैसे ही शमशान घाट मैं पार करता हूँ तो अचानक कुछ आगे जाके मेरे मन में आता है कि मैं मतलब जो दूध है लटका के रखा था आगे, वहां ध्यान जाता तो वहां दूध है ही नहीं। मैं हैरान रह जाता हूँ, हक्का बक्का रह जाता हूँ कि भाई दूध कहाँ पे गया। अब मैं पीछे मुड़ता हूँ कि भाई गलती से पन्नी गिर तो नहीं गई, गालियां पड़ जाएंगी फिर से। अब धीरे धीरे मैं अंधेरे में जितनी भी रोशनी थी मतलब स्कूटी की देखता जा रहा हूँ। अचानक से मुझे नजर आता है कि जो दूध की धार होती है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है तो वो शमशान की तरफ जा रही थी। अब रात का समय हो चुका था, तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास का समय था और शमशान में जाने की हिम्मत करे कौन। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये दूध लेकर कोई इंसान ही गया होगा, ऐसे थोड़ी चला गया होगा। मैं स्कूटी से उतरता हूँ, घबराते घबराते अंदर जाता हूँ, टॉर्च चलाता हूँ मोबाइल की और जो दूध की जो धार थी उसको फॉलो करते करते आगे की तरफ जाता हूँ। फॉलो करते करते मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं चिता के पास आ चुका हूँ। जैसे ही मैं चिता के पास आता हूँ तो वहाँ पर आके वो लाइन ख़त्म हो जाती है और जैसे ही मेरा सर ऊपर होता है तो एक बहुत बड़ी परछाई जिसकी आंखें चमक रही थी, बस ये मुझे नज़र आता है और मैं चीखें मारता हुआ बाहर आता हूँ, स्कूटी पर बैठता हूँ, जैसे तैसे घर पहुँचता हूँ। घर आके सारी बात बताता हूँ। किस्मत अच्छी थी कि माँ ने भी इस बात को माना, स्वीकार किया, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी थी, शरीर मेरा कंपकपाया जा रहा था और बिल्कुल तप रहा था। उसी वक्त वो मंदिर मुझे लेकर गई, पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने गंगा जल मुझे दिया पीने को, मैंने पिया, फिर उन्होंने मौली बांधी और मुझे कुछ फ़र्क पड़ा। लेकिन बुखार मुझे कम से कम 2-3 दिन रहा, क्योंकि जो मुझे नज़ारा वो सीन नज़र आता था मैं उसको भूल नहीं पाया। अब विकास की बात सुनकर सभी स्तब्ध थे सिर्फ एक को छोड़कर। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। प्रवीण बड़े फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अरे क्या बकवास तुमने लगा के रखी है, एक से बढ़कर एक छोड़े जा रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ऐसी सच्चाई नहीं होती। अब जो ये हॉरर की डिस्कशन चल रही थी, धीरे धीरे ये डिस्कशन अब बहस का रूप धारण कर चुकी थी। सभी लोग एक तरफ थे और प्रवीण दूसरी तरफ कि भाई मैं इन बातों को नहीं मानता। वो सभी कहते थे कि भाई तू नहीं मानता तो ये थोड़ा होता कि होता नहीं है। ऐसे चलते चलते फिर बात आती है कि ठीक अगर ऐसी बात है ना तो फिर तू चैलेंज एक्सेप्ट कर, तू ऐसा कर, तू वहाँ पे जा शमशान घाट में और अगर तू वापस आ गया तो वहाँ पर आधा घंटा रहेगा। अगर तू वापस आधे घंटे में आराम से आ गया, हम मान लेंगे कि जो भी कुछ था सब कुछ झूठ था, विकास झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर नहीं तो फिर तो कहता है ठीक है, फिर तुम सब मुझे ट्रीट दोगे, हर हफ्ते एक एक बंदा तुम में से मुझे ट्रीट देगा और सिर्फ मैं ही खाऊंगा, तुम मुझे खाते हुए देखोगे, बस जो भी लड़कों में होता है। अब ये बात मान ली जाती है और रात होने का इंतजार हो जाता है। ट्यूशन से जब ये फ्री हो जाते हैं, बारिश की वजह से अंधेरा वगैरह पहले ही छा जाता है और तकरीबन ये बाकी आसपास घूमते घामते और उसके बाद फिर ये उस समय का इंतज़ार करते हैं जिस समय कुछ समय पहले जैसे विकास बता रहा था कि 8:30-9 बजे का टाइम था, तो उस समय ही जाएंगे। अब वो सभी स्कूटी लगाकर बाहर खड़े थे और प्रवीण, विकास को तब लगा था कि शायद उस पॉइंट पर आकर प्रवीण डर जाएगा और कह देगा कि नहीं भाई रहने दो, लेकिन प्रवीण बिल्कुल नहीं डरता और वो शमशान घाट के अंदर चले जाता है। जैसा मैंने कहा कि ये जो शमशान घाट था ये पर्टिकुलरली बाहर की तरफ था शहर के, और आसपास आबादी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, इसलिए आसपास कुछ मतलब खेत थे या फिर कुछ आसपास वो थे बाग वगैरह टाइप के कुछ थे। चैलेंज था आधा घंटा,
अभी कुछ 7 से 8 मिनट ही हुए होते हैं, एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है और प्रवीण भागता हुआ बाहर आता शमशान घाट के। शुरू शुरू में विकास और बाकी सबको तो ये लगता है कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके हाव भाव देख के तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि यकीनी तौर पर उसने कुछ देखा है। इसलिए वो जल्दी से स्कूटी पर बैठता है, जो विकास की स्कूटी थी, ये दोनों उसी पर बैठ के आए थे। कहता जल्दी भाग भाई जल्दी भाग। विकास मौका समझ जाता है और सोचता है कि भाई अभी कुछ बात करने का कुछ है नहीं, तो वो भी कहता है ठीक है। ये जल्दी से वहाँ से भागते हैं और कुछ दूरी पर आगे जाने पर जब भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है तब रोकते हैं, कहते हैं क्या हुआ। तो फिर वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ इस बड़े छोटे से समय में। वो कहता है कि भाई मैं अंदर गया और मैं सच में बिल्कुल डर नहीं था, मुझे था कि सब कुछ बकवास है। अब मैं एक चिता के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। 1-2 चिताएं पहले से जल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मुझे लगा कि तुम में से कोई आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक ऐसा मुझे लगा कि मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखे हैं। अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था कि भाई ये तुम में से कोई एक होगा और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे मेरी आंखें मुड़कर देखती हैं तो वहां पर किसी ने पकड़ा तो था, लेकिन कोई हाथ नहीं थे, बल्कि बिल्कुल काले रंग की परछाई थी। बस यहां पर मुझे लगा कि शायद जो कुछ विकास कह रहा था वो सच था। मैं हल्के से अपने आप को नीचे करता हूं उससे छूटने की, लेकिन उसकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। जितना मेरे पास बल था मैं लगा के घूमता हूं, ऊपर देखता हूं और एक परछाई लंबी सी जिसकी आंखें चमक रही थी। बस मेरी चीख निकल जाती है और मैं उस चिता के बिल्कुल बीच में से जो खाली थी भागता लड़खड़ाता हुआ बाहर आ जाता हूं। तू जो बोल रहा था विकास बिल्कुल सच था, और आज के बाद मैं भी मानूंगा कि सब कुछ ये होता है क्योंकि अपनी आंखों से मैंने देख लिया। खैर, परमात्मा करे सबको ऐसे प्रूफ ना ही दिखाए, क्योंकि मानना ना मानना आपके बस में है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते हैं उनको कई बार नजर आ ही जाते हैं। हालांकि मैं इस चीज में बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं किसी को चैलेंज नहीं देना चाहता कि भाई तुझे मानना चाहिए। जो नहीं मानते वो इन कहानियों को, किस्सों को एंटरटेनमेंट के तौर पर ले सकते हैं, और जो मानते हैं वो दोनों, एंटरटेनमेंट भी और जो किस्से होते हैं वो भी। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या सच में प्रवीण बेवकूफ़ था या फिर वो एक निडर था, और जब तक कहते हैं कि हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते तब तक हमें नहीं मानना चाहिए, वो उस कैटेगरी में था। उम्मीद रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। जिनको बिजनेस में घाटा पड़ा वो तो बुरा किया भी जा सकता है कभी न कभी, लेकिन जिनके परिजन गुजर गए उनके लिए तो सिर्फ अफसोस ही प्रकट किया जा सकता है। ऐसा ही वाक्य हुआ संजय के नेबर के साथ। ये कहते हैं कि दिल्ली में इनका अपार्टमेंट है और जो इनके नेबर थे बिल्कुल साथ में, जैसे ये बालकोनी है बिल्कुल साथ की बालकोनी, और अच्छे एक दिन इनकी जान पहचान थी, अच्छी मतलब सुख दुख में आना जाना, पारिवारिक संबंध जैसे भी लगभग थे नेबर होने के साथ साथ। अब जब कोविड आया, जब कोविड की दूसरी लहर आई, जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई खास तौर पर दिल्ली में, तो हाहाकार मची थी। तब ये बात तब की है, तब कईयों ने जान गंवाई, और सबसे ज़्यादा एक मेन पॉइंट था कि ऑक्सीजन की कमी। कुछ ऐसा ही हुआ संजय के साथ, उस घर में रहने वाले लोगों के साथ। उनके जो मुखिया थे, यानी कि जो मेन अर्निंग पर्सन थे, विक्रांत, उनकी मौत हो जाती है कोविड में ऑक्सीजन की कमी से। अब मौत होना तो एक बात है, आना जाना बना है, वो तो प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा। फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर हर एक धर्म की परंपरा के अनुसार वहाँ पर उसका क्रियाक्रम किया जाता है, और जो भी है धार्मिक रस्में पूरी की जाती हैं, और ये माना जाता है कि अगर कुछ ऐसी रस्मों को ना निभाया जाए तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर उस आदमी को या औरत को, जो भी गया है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। कईयों के साथ ऐसा होता है। तो
कोविड में आपको भी पता है कि जब इतनी मौतें हुई तो जो लाशें थी घर वालों को तो देखने तक नहीं दिया जाता था, और उनका संस्कार भी कैसे होता था या उनको सुपुर्दे खाक भी कैसे किया जाता था, ये भी सब जानते हैं। तो अब यही सब कुछ हो रहा था उस समय भी। और जो विक्रांत हैं जिनकी मृत्यु हुई उनके साथ भी यही हुआ। घर वालों को देखने तक नहीं दिया गया और बस संस्कार हुआ, और जो भी इवन की जो अस्थियां थी वो भी नहीं नसीब हुई, और वो भी जो संस्थाएं थी तब अलग अलग उनके द्वारा बहा दी गई। लेकिन अब जिस दिन मौत होती है उस दिन, उसके अगले दिन, मतलब जिस दिन मौत हुई सुबह के समय, उसी समय संस्कार कर दिया गया। और रात के समय में बहुत ज़्यादा आसपास हमें आवाज़ें आई, मतलब उस जगह से, उस घर से आवाज़ें आई। हमने ये सोचा कि भाई रोने की, कुरलाने की आवाज़ें आएंगी, और माहौल भी ऐसा था कि शरीक भी नहीं हो जा सकता था कि भाई अब मतलब कोविड है, रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन रात के कुछ 2-3 बजे के आसपास कुछ हिलजुल होती है बड़ी, मतलब जैसे अफरा तफरी वाला कुछ माहौल बनता है, और उसके बाद एकदम से शांति हो जाती है। लेकिन ठीक उससे पहले कुछ चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आई। हमें भी बहुत दुख हो रहा था कि भाई एक परिजन चला गया है, और माँ बाप बेचारे बूढ़े, पत्नी, बच्चे, क्या बीत रही होगी इन पर। अब रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन सुबह हम थोड़ा सा ना अफसोस प्रकट करेंगे। लेकिन जब हम सुबह जाते हैं वहां पे तो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ है। बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये रातों रात कहाँ चले गए, अरे कहीं इनका कुछ वो तो नहीं हो गया, क्वारंटाइन वगैरह वाला कुछ चक्कर तो नहीं हो गया। और अब हम फ़ोन करते हैं, और जब फ़ोन पर बात होती है तो पता लगता है कि नहीं, हम अपने गांव आ गए हैं। अब जब ये बात होती है तो पूछते हैं जी क्या हुआ, प्लीज़ गलत मत समझिएगा। अब माहौल ही ऐसा है कि हम सच नहीं आ सकते आपके पास, लेकिन हमने सोचा था कि सुबह हम आपको खाना वगैरह देंगे बना के, और एक एक जना मतलब आपसे मिलेगा, रहेगा। आप समझ सकते हैं कि विक्रांत जी को भी कोविड हुआ था, तो आपका तो मतलब थोड़ा सा सब आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी समझ जाए, वो चाहते थे संजय जी उनको सारी बात। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमें रात को ना कुछ अजीब सा लगा। तो वो कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं कि जो मतलब उनके पिताजी है उनसे बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि बेटा वो ना विक्रांत रात को आ गया। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं संजय, उनको बात बड़ी अटपटी लगती है कि यार विक्रांत रात को आ गया। कुछ सेकंड इनको ये महसूस होता है कि भाई पिता का दर्द है, वो ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि बेटा उनका नहीं रहा, और कोई भी नहीं कर पा रहा। वो तो दूर की बात है, वो तो परिवार के मेन सदस्य हैं। हम जो नेबर हैं, हमारा चलो कुछ ही साल पहले तो हम मिले हैं, तो खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जान पहचान हमें भी एक तरह का सदमा है। तो वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबा ये देखो, अब जो होना था हो गया, क्या कहा जा सकता है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे, विक्रांत अधजला रात को आया, और वो कह रहा था कि मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब जब ये बात दोहराते हैं दोबारा तो संजय भी कुछ गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाबा मतलब, फिर वो कोशिश करते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब बाबा कहते हैं कि नहीं, वो रात को आकर बैठ गया। धीरे धीरे उसका चेहरा इतना ज़्यादा झुलसता जा रहा था, मैंने कहा ना कि अधजली हालत में। शायद उसकी बॉडी, उसका शरीर अभी पूरी तरीके से जल भी नहीं पाया बेटा। हमें तो यह भी नहीं पता कि कौन से शमशान में उसको लेकर गए हैं। वो कह रहा है कि मुझे मुक्ति नहीं मिली। हम बस डर के उसी समय वहां से भागे। अब हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। वैसे भी हमारे लिए यहाँ पर क्या ही रह गया। विक्रांत सब कुछ कमाता था, उसकी वजह से तो हम गांव से यहाँ पर आए थे। अब सब कुछ लुट गया, सब कुछ छिन गया। दिल्ली में रहने का कुछ हमारा अब है ही नहीं। यहाँ पर जो ज़मीनें वगैरह हैं बेचकर हम बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, किसी और शहर में लेके जाएंगे, लेकिन दिल्ली खासकर यहाँ तो नहीं आएंगे। अब संजय उनकी मनोदशा समझ सकते थे, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी भी थे कि भाई शायद ये वहम कर रहे हैं, अभी उन्होंने अपना बच्चा खोया है और उसकी वजह से शायद ये पचा नहीं पा रहे और उनको अपना बच्चा नजर आ रहा है। लेकिन क्या जो उनके पिताजी कह रहे थे वो सच था? ये बात उस रात साबित होने वाली थी। अब रात का समय था,
संजय अपनी बालकोनी में बैठे थे। आज पास की बालकोनी वीरान थी, क्योंकि कभी वहां पर बच्चों की किलकारियां, माता पिता जो बूढ़े थे उनकी बातें कभी आपस में कर भी लिया करते थे बातें, लेकिन बिल्कुल पास का जो घर था, फ्लैट था, वीरान हो चुका था। संजय कुछ भजन वगैरह सुन रहे थे हेडफोन लगा के। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने बालकोनी में गौर किया किसी को, जैसे अचानक साइड पे नजर जाती है ना, तो वो देखते हैं कुछ नहीं है, और कुछ हो भी कैसे सकता है, घर तो बंद पड़ा। वो फिर से आंख बंद करते हैं और भजन सुनने शुरू कर देते हैं। फिर से अचानक उनका ध्यान, ऐसे उनको महसूस होता है कि बालकोनी में कोई है। अब फिर से वो देखते हैं तो कोई नहीं था। जो विक्रांत थे वो संजय से छोटे थे, तो वो बड़े प्यार से, मतलब उनको विक्रांत की ना ये बात बड़ी प्यारी लगती थी जब वो बड़े प्यार से कहते थे, संजय भैया क्या हाल है। इस संजय जैसे होता है ना भैया को, संजय भैया क्या हाल है। अब ये आंखें बंद करके फिर भजन सुन रहे थे और कानों में जैसे हेडफोन लगाए हों और उसकी आवाज याद आती है, लेकिन इनको बड़ी स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, संजय भैया आप तो मुझे मुक्ति दिला दो। जैसे ही इनकी आंख खुलती है वो अपने दाएं ओर देखते हैं, बाएं ओर देखते हैं, सभी दिशाओं की तरफ देखते हैं कि स्पष्ट आवाज सुनिए, ये पक्की बात विक्रांत की ही आवाज है। और इतनी तेज हेडफोन में कैसे हुई? कहीं मेरा वहम तो नहीं, कहीं जो बाबूजी ने कहा कि मुक्ति दिला दो वो ही मेरी बातों में तो नहीं घूम रहा? शायद हो सकता है। अभी ये थोड़ा सा घबरा चुके थे, लेकिन फिर से आंखें बंद करके भजन सुनने की कोशिश करते हैं और फिर से आवाज आती है, संजय भैया मुक्ति दिला दो। और अब इनकी एकदम आंख खुलती है। ये क्या देखते हैं कि बिल्कुल दाएं ओर बालकोनी में विक्रांत खड़ा हुआ है अधजली हालत में और हाथ ऐसे जोड़े हैं। फिर से कह रहा है, संजय भैया मुक्ति दिला दो। बस ये देखने की देर थी। संजय तो बस ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो भागते हैं अंदर की तरफ। हड़बड़ाहट में सारी बात अपने माता पिता को भी बताते हैं। जब वो बाहर की तरफ आते हैं देखते हैं वहां पर कोई नहीं था। क्या संजय का ये वहम था? संजय कहते हैं हो ही नहीं सकता, इतनी स्पष्टता से मैं जो देख रहा हूं कैसे कह सकता हूं कि जो मैं देख रहा हूं वो झूठ है, सच था वो। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं था कि उन्होंने क्या देखा, कल रात विक्रांत के पिता ने क्या देखा। मेन मुद्दा ये था मुक्ति। संजय ने कहा कि फिर अभी मेरे दारोमदार था। गांव गया विक्रांत के, उनके माता पिता को सारी बात बताई, उनको लेकर फिर हम पहवा जो भी होती है, मुक्ति होती है, सारी कराई। उसके बाद फिर हमने मनाया उनको बड़ी मुश्किल से कि आप इस फ्लैट में आइए, आप भी हमारा परिवार है। वो फ्लैट में आए, कुछ दिन तो मैं भी उनके साथ रहा और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। और आज इस बात को वही 4-5 साल होने को है ऑलमोस्ट, और कभी भी दोबारा विक्रांत नजर नहीं आया। लेकिन वो जो 2 रातें थी, एक रात उनके परिवार ने भुगती और दूसरी रात मैंने, वो कभी मुझे भूल नहीं सकती। कोविड के वो खौफनाक पल कभी नहीं भूल सकते। वैसे तो कोविड में काफी ऐसे किस्से हुए होंगे, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कुछ हुआ है, परमात्मा ऐसा मैं दुआ करता हूँ कि ना ही किसी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनली किसी के साथ हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो इसी के साथ जो आज का एपिसोड है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नया एपिसोड और अपलोड हो चुका है। कहाँ पे? मेंबर्स ओनली में। एक ऐसा फार्म हाउस जहाँ की चुड़ैल, हमने कई बातें सुनी हैं जी, ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन ये चुड़ैल और इसका जो वहां पे रुकने का कारण था आप सबको अचंभित कर देगा। तो मिस मत कीजिएगा। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम में आपको मिलेंगे तकरीबन हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार एक नया एपिसोड। कोशिश मेरी होगी इंटेंसिटी वीकली होगी। आप जाके
ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कुछ हटके भी एपिसोड्स मिलेंगे जो रोज़ाना एपिसोड्स और पॉडकास्ट आते हैं। ना ही सिर्फ अब एपिसोड्स पर बात रहेगी, अब मैं कुछ और भी नया करने जा रहा हूँ जहाँ पर मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। अब भाई सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन मेंबर्स तो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो उनके साथ बातें 1-to-1 ऐसे हम कुछ किया करेंगे एक्टिविटी। तो गुजारिश है आपसे कि अगर आप चाहें तो मेंबर्स ओनली भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंबर्स ओनली में ही कंटेंट मिलेगा। जो रोज़ाना के किस्से और पॉडकास्ट है वो वैसे ही चलते रहेंगे। मेंबर्स ओनली ओवर एंड अबव एक कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रीट है उनके लिए जो ख़ास तौर पर पैसे खर्च के चैनल को ग्रो कर रहे हैं। उनको भी पूरा सहयोग देना चाहिए, मुझे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर। सो गौर कीजिए इस बात पर, और अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन शो हो रहा है वहाँ पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और मात्र 29 रुपये में आपको नए एपिसोड मिलेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।